निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, तीसरा है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए और चौथा विकल्प है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो इसमें आपका उत्तर सही हो जाता है दूसरा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। तो शिक्षा के अधिकार नियम के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क रूप से और अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एजुकेशन वर्ल्ड विष्णु शर्मा नाम से आप टेलीग्राम पर भी हमें सर्च कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको आज B.Ed के और C.Tet की सभी परीक्षाओं के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाली किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और चूहों और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी या सामाजिक रूप से वांछित शिक्षार्थी। तो उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, क्योंकि जो देख नहीं सकता उसको ही छूने के आधार पर महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों को में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं और उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। दूसरा, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम पुरस्कार नहीं दिए जाते। तीसरा है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। और चौथा है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसमें बी और सी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, एक तो सही है, और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, ये भी सही है। तो बी और सी दोनों आते हैं आपके तीसरे विकल्प में, अतः इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला है, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम के विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। और चौथा है, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसका भी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ऐसा संभव है कि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ या शिक्षार्थी का शारीरिक या संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो ये चारों ही विकल्प सही हो जाएंगे क्योंकि सभी के सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं ये सभी तत्व। तो ये चारों आ रहे हैं आपके दूसरे ऑप्शन में, ए, बी, सी और डी। तो इसके लिए आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसे टिक करें। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसी क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर रटने वाली कोई बात आए तो वो तो विकल्प कभी होगा ही नहीं। इसका विकल्प सही हो जाएगा चौथा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगले प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली जगह और खाली जगह है। तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। इसका विकल्प हो जाएगा आपका पहला सही, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों को उन धारणा को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, तो ये है
विद्यार्थियों की उपदेशात्मक विधि की सूचना प्रदान करना ये नहीं है। विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना ये भी है, और बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं ये भी है। तो इसका दूसरा आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है तो दूसरा सही है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, सूचनाओं की व्याख्या। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खाली जगह कहा जाता है। सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच और प्रतिक्रियावादी सोच। तो इसका पहला जवाब सही हो जाएगा, सृजनात्मक सोच पहला विकल्प सही है। अमूर्त सोच में क्या होता है और मूर्त क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है साकार रूप में किसी वस्तु को सोचना, और अमूर्त में रहता है जो निराकार रूप में हो या जिसको केवल भाव के रूप में हो। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समस्या सुधारक बच्चा खाली जगह विचार के आधार पर कथनों का सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। विकल्प हैं सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक और सृजनात्मक। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जब विचारों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो वो तार्किक विधि होती है, क्योंकि रीजनिंग का आप प्रयोग करते हैं कब, क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्नों के आधार पर। तो तार्किक इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। आपको टेट की तैयारियों के लिए बता दूं, पियाजे के जो नियम हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो भी वाइगोत्स्की या अन्य किसी के नियम हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी का एक बार अच्छी तरह से रिवीजन जरूर कर लें। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा चौथा सही, संवेदी गामक। तो संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है जो स्थायित्व की धारणा है वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो इसमें भी आपका पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो पहला ही विकल्प सही रहेगा, आप नोट कर लें इसको। और जो भी इस वीडियो में आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको नोट्स बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो ये सीटेट 2015 फरवरी वाली परीक्षा में आया है प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर नोट रखें। तो पहला विकल्प इसका सही जवाब है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास और वृद्धि के आधार पर भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी आप एक बार जरूर देखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास संशोधन योग्य होता है, तो ये सिद्धांत है इसका। तीसरे में कह रहा है विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी है सिद्धांत। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी इसका सिद्धांत है। तो विकल्प हमारा रह जाता है दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, समता और समान अवसर। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खाली जगह में लागू किया गया, तो इसका सही जवाब है तीसरा विकल्प। इसका सही जवाब हो जाएगा 2016 में लागू किया गया था, और उससे पहले विकलांग शब्द था, तो विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला विकल्प है विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, और दूसरा इसका विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पर भी व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो दूसरे को आप नोट कर लें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनका कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को खाली जगह कहा जाता है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा चौथा, विभेदी अनुदेशन, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न स्तर हैं तो उनमें पहले अंतर किया जाएगा, उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खाली जगह चरण को का पूर्ववर्ती है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, जजों का यह मानना कि संज्ञान और भाव खाली जगह होते हैं, तो क्या मानना है? इसका पहला हो जाएगा आपका स्वतंत्र
अगला प्रश्न है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की खाली जगह विधि का प्रयोग कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका पहला ही विकल्प, अवलोकन। यहाँ जो है शिक्षण की अवलोकन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, इसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो आपका विकल्प हो जाएगा इसका पहला ही सही हो जाएगा, सतर्क व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, वो सतर्क व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे खाली जगह कहा जाता है। इसमें विकल्प आपका चौथा से हो जाता है, ड्रिल और अभ्यास कार्य कहते हैं। आपको बता दूं, बाल विकास से संबंधित 30 क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, और इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। तो आप सभी प्रश्नों को हल करने के अभ्यास करें अभी से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, तो इसमें प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या शिक्षकों का होता है, या स्कूली बच्चों का होता है। तो आपको बता लें, स्कूल बच्चों के लिए होता है, तो बच्चे ही इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन रहेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा सही, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों को ही प्राथमिकता अधिक दी जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाली जगह महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो लगभग 1.5 से 2 साल का जब बच्चा होता है, यानी कि 18 से 24 महीने का, तो वो बच्चों को शब्दों को जोड़ जोड़ कर बोलना सीख जाता है। तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा। दूसरा है, बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो बिने के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। IQ निकालने के लिए सूत्र जो दिया था वो बिने ने दिया था। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अब बाल केंद्रित कहा गया है तो बालक केंद्रित है, अर्थात इसमें बालक ही मुख्य होता है। तो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, यही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। अब इसके दूसरे, तीसरे, चौथे विकल्प तो किसी तरह से हो ही नहीं सकते, क्योंकि शिक्षक बच्चों को आदेश देगा अथवा निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चे में सक्षम बनाना, सारी बातों को सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना, तो इनमें केंद्रित हो ही नहीं सकता, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अंतिम प्रश्न है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें विकल्प आपका हो जाता है दूसरा सही, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आगे से वीडियो की क्वालिटी और अच्छी तरह से सुधारी जाएगी। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके बाद गणित और अन्य विषयों की भी वीडियो आपको जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।